जय हिंद एवरीवन। आइए लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के इस सेगमेंट में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस। इनफैक्ट हमने फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया था, है ना? And what do we mean by the term photosynthesis? We already discussed that photosynthesis is a biochemical process in which green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight inside chlorophyll containing सेल, है ना? और हमने इसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट भी किया था। याद है आपको? 6CO2 प्लस 12H2O signifies, है ना? ये चाहिए in the presence of sunlight and inside क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। क्या फॉर्म होता है बताइए? यस, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है ना? और हमने ये भी डिस्कस किया है कि वाटर और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स हैं, है ना? वाटर और ऑक्सीजन ये दोनों फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट हैं और फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट ये ग्लूकोज है। यस, है ना? प्रीवियस क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें। आइए अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लें। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस, है ना? Photosynthesis is the only process which produces, बताइए? हाँ, photosynthesis is the only process that produces organic food from inorganic raw materials, है ना? Organic food कौन सा? आप जानते ही हैं, ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, है ना? अच्छा, इसके बाद आप देखिए, हमने ये पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फूड है। ग्लूकोज जो है वो दुनिया का सबसे सिंपल फूड है और ये जो है दुनिया का सिंपलेस्ट फूड, ये प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, है ना? प्लांट्स जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा इमीडिएटली कंज्यूम नहीं कर जाते। जैसे सपोज कीजिए, माने अगर दिन में रोटियां बनाई हैं तो जितनी रोटियां बनी हैं ऐसा नहीं है कि सारा का सारा खत्म हो जाता है ना? कई बार रोटियां थोड़ा ज्यादा ही बनती है कि आप बच्चे हैं, अगर दोपहर के टाइम आपको थोड़ी भूख लगे तो आप एक रोटी खा सकें, है ना? उसी तरह से प्लांट्स ने जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है सारा का सारा ग्लूकोज इमीडिएटली कंज्यूम नहीं हो जाता है। तो उसमें से
जो ग्लूकोज प्लांट ने कंज्यूम कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज यानी जो फूड प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाता है इमीडिएटली, वही ग्लूकोज फिर स्टोर्ड हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर्ड एज स्टार्च के फॉर्म में। और फिर अगर मान लीजिए किसी दिन मौसम ठीक नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस सफिशिएंट ना हो पाया, तो फिर फूड की कमी ना पड़े, ऐसे कंडीशन में ये जो स्टार्च है वो बैकअप प्रोवाइड करता है ना। इसलिए स्टार्च को जो है वो हम इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं, इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां आपको लगता है कि पावर सप्लाई अच्छी प्रॉपर नहीं रहने वाली है, तो आप अपने मोबाइल्स के लिए पावर बैंक ले जाते हैं ना। उसी तरह से ये जो स्टार्च है वो प्लांट के लिए पावर बैंक की तरह फंक्शन करता है, और इमरजेंसी में अगर किसी दिन फूड प्रॉपर्ली एडिक्वेट प्रोड्यूस ना हो पाया, तब फिर ये स्टार्च बैकअप की तरह फंक्शन करता है ना। फिर ये स्टार्च फर्दर स्टोर्ड होके सुक्रोज के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। और जो अल्टीमेटली फाइनली स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है ना, जो अल्टीमेटली स्टोर्ड एज स्टार्च ग्रेन। और ये जो है वो फंक्शन करता है अल्टीमेट फूड की तरह, है ना, अल्टीमेट फूड की तरह फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। वो चाहे डायरेक्टली हो, आप जानते ही हैं डायरेक्टली का क्या मतलब है। यस, डायरेक्टली मींस फॉर हर्बीवोरस, है ना, या फिर इनडायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली कहने का मतलब चाहे कार्निवोरस हो या ऑमनिवोरस हो। इस तरह से ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो इंश्योर करता है ना, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो इंश्योर करता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड फॉर the entire living world. Photosynthesis is very important. चलिए, एक और बात है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये वाटर प्रोड्यूस होता है। इस बात को सबसे पहले 1931 में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था वॉन नील, इसने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसको लगभग 10 साल के बाद यानी अबाउट 1941 में दो साइंटिस्ट र्यूबिन एंड कैमन, इन दोनों ने इस फैक्ट को स्टैब्लिश किया, है ना। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, ये रीसेंट इक्वेशन है। इसके पहले जब ये फैक्ट नहीं मालूम था कि फोटोसिंथेसिस में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, तो पुराने बुक में आप देखेंगे कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऐसे भी लिखा है होगा 6CO2
प्लस 6H2O सिग्निफाई करेगा, जानते हैं आप, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में। तो ये है C6H12O6 प्लस 6O2, है ना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसने प्रपोज किया कि ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और इन दोनों ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। सॉरी, यहां ये ऑक्सीजन नहीं, वाटर वेपर, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये जो स्टार्च है यहां, है ना, ये जो स्टार्च है ये इमरजेंसी में 3 से 4 दिनों तक, यानी 3 to 4 डेज तक का बैकअप रखता है ये। इसलिए अगर किसी प्लांट को डी स्टार्च करना हो, है ना, अगर किसी प्लांट को डी स्टार्च करना हो तो आप उस प्लांट को प्लेस कर दीजिए डार्क रूम में 3 से 4 डेज के लिए, 3 to 4 डेज के लिए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डार्क रूम में लाइट अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब फ्रेश फूड नहीं बनेगा, और अगर फ्रेश फूड नहीं बनेगा तो फिर प्लांट जो उसका बैकअप है यानी स्टार्च, उससे फूड ऑब्टेन करेंगे। और आप ये जानते हैं कि ये जो बैकअप है वो 3 से 4 डेज तक लास्ट कर सकता है ना। इसलिए अगर 3 से 4 दिनों तक प्लांट को आपने डार्क रूम में बंद कर दिया तो फ्रेश फूड नहीं बनेगा और उसका बैकअप भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और इस तरह से प्लांट डी स्टार्च हो जाएगा, है ना। इस फैक्ट को ध्यान रखना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जो एक्टिविटीज हैं उनमें कई बार हम डी-स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट को डी-स्टार्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, पहले उस प्लांट को 3 to 4 डेज तक डार्क रूम में बंद करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्च जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनमें हमें इस बात को भी डिस्कस करना है कि ये स्टार्च जो है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचान कैसे सकते हैं। तो ये जो स्टार्च है उसको अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, है ना, ये जो आप स्टार्च है उसको आप आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। अब ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या है, when treated with आयोडीन सॉल्यूशन, हाँ, ये बताइए ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन, इसके मिक्सचर को यानी इस सॉल्यूशन को हम आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब आप स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और खासकर ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम डिफरेंट एक्टिविटीज में भी यूज करते हैं। स्टार्च की पहचान क्या है कि वो आयोडीन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है ना। और ये स्टार्च प्लांट से अगर उसका स्टार्च एग्जॉस्ट करा देना हो यानी उसको डी स्टार्च करा देना हो तब हम क्या करते हैं, हाँ, उसके लिए प्लांट को 3 to 4 डेज तक डार्क रूम में रखना होगा। अब one more point which is important
to discuss that plants में जो लीव्स होते हैं, है ना, प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो आइडियली डिजाइंड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. लीव्स ऑफ प्लांट्स आर आइडियली डिजाइंड फॉर फोटोसिंथेसिस. अच्छा, ऐसा क्यों? कभी कभी ये पूछा जाता है आपके इंटरनल असेसमेंट में. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आइडियली डिजाइंड होते हैं कैसे. तो देखिए कुछ रीजन है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं. सबसे पहली बात कि आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट्स में लीव्स होते हैं, छोटे छोटे तो होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, है ना. और आप आगे बहुत सारे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि बॉडी में कोई स्ट्रक्चर जहां भी बहुत छोटा हो, है ना, और उसके नंबर्स बहुत ज्यादा हो. ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन है. स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे हों और उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हो. इसका मतलब ये है कि जनरली दोज स्ट्रक्चर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन. तो लीफ में भी क्या है बताइए, लीफ छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं. तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया, है ना. ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया. फॉर लार्ज सरफेस एरिया क्यों? फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ, बताइए, सनलाइट, है ना. फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. एक बात आप जानते हैं ना कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट के हेल्प से यानी सोलर एनर्जी के हेल्प से ही अपना फूड बनाता है. इसलिए कई बार प्लांट्स को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स ही कहते हैं. प्लांट्स आर regarded as photoautotrophs because they use solar radiation for making their food, है ना. solar radiation for making their food, and that's why plants are regarded as photoautotrophs. आइए, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लीफ जो है वो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. और सेकंड वो फैक्ट है, यू नो दैट, पढ़ा है ना आपने, डिफाइन किया है फोटोसिंथेसिस को, दैट इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स. और लीव्स वो पार्ट है प्लांट का, वो ऑर्गन है प्लांट का जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना. सो लीव्स की एक दूसरी स्पेशल पॉइंट ये है बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स. हाँ, ये भी एक रीजन है. और एक और बहुत अच्छा रीजन है ड्यू टू विच लीव्स आर कंसीडर्ड आइडियली डिजाइन्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या बताइए? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं मैनी टाइनी पोर्स, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स, which we called stomata, और ये स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल, many tiny pores called stomata, और ये स्टोमेटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है
किन पॉइंट्स के लिए, किन फैक्ट्स के लिए आप समझ ही रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है? इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, है ना। और बताइए, चलिए आप जानते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो यूज करते हैं सारे लिविंग वर्ल्ड के एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ना। रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। और हाँ, आप ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वाटर वेपर है वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। रिलीजिंग वाटर वेपर, चलो बाबू तुम वाटर वेपर इनटू एटमॉस्फेयर, है ना। अब ये जो स्टोमेटा है उसका डायग्राम आप देखिए मैं बना रहा हूं, आप इस डायग्राम की बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ये कहां मिलेगा? आपको ये मिलेगा फिगर नंबर 6.3a, ओपन स्टोमेटा एंड बी क्लोज्ड स्टोमेटा। तो आप इस फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके इंटरनल असेसमेंट पर भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए मैं बना रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। एकदम आराम से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो है स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर, मेरा ये डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है बट आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। क्यों? आप अपने आप से प्रिपेयर कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आपके डायग्राम अच्छे बनने ही चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा डायग्राम थोड़ा पुअर भी होगा तो मुझे तो बोर्ड एग्जाम्स नहीं देना है, लेकिन आपको तो एग्जाम्स देने हैं ना, इसलिए आपका डायग्राम जो है वो अच्छा होना चाहिए, है ना। ये हमने बना लिया और ये हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये जो है वो क्लोरोफिल के पार्टिकल्स हैं, मतलब आप समझिए क्लोरोफिल है। और ये एक हमने इसका न्यूक्लियस बना लिया है। ये यहाँ एक ये न्यूक्लियस बना लिया है। और ये देखिए, ये जो दो शेल्स हैं, सॉरी सेल्स हैं, है ना। ये जो बीन शेप राजमा की तरह का लग रहा है इसका स्ट्रक्चर, तो ये जो बीन के तरह के सेल्स हैं जो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट्स दिख रहा है, यही है अपना मतलब हमारा नहीं, अपना मतलब प्लांट का अपना क्लोरोफिल। और ये जो आपको दिख रहा है यही है अपना मतलब एक बार फिर से प्लांट का अपना न्यूक्लियस। और
ये है ओपन पोर विच वी कॉल्ड स्टोमेटा। तो इसके डायग्राम की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको मिल जाएगा फिगर नंबर 6.3 के ए में। ये क्या है? ये है ओपन स्टोमेटा, है ना। फिर इसी तरह से आप क्लोज्ड स्टोमेटा की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए क्लोज्ड स्टोमेटा है। वैसे ही फिर इसमें ये हो गया और ये हो गया, पहचान ही रहे हैं आप इसको। ये है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल होते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट और एक बार फिर से ये है न्यूक्लियस। एकदम सिमिलरली हम इसको फटाफट लेवल कर लेंगे। ये हो गया गार्ड सेल्स, हाँ। और ये जो ग्रीन है ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो हमने शो किया है ये हमने शो किया है न्यूक्लियस। एंड ये जो है ये पोर, दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा, है ना। दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। In this way, the point which is important that opening and closing of stomata, बताइए, opening and closing of stomata is controlled by, याद रखिएगा इससे एग्जामिनेशन में, अब तो एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू में के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इज कंट्रोल्ड बाय यही ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं, क्या कहते हैं हम इनको? गार्ड सेल्स। यस, ये जो गार्ड सेल्स हैं यही ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की, है ना। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली ये जो डायग्राम है 6.3 बी, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। आप इन बातों को रिवाइज कीजिए। हम फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।